हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। यह शिक्षा नीति आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि यह शिक्षा नीति यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए उपयोगी है। पीजीटी एजुकेशन, यूजीसी नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर यहां से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस लेक्चर सीरीज में हम आपको पॉइंट वाइज आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे, जिसमें हर एक पॉइंट आपके लिए उपयोगी होगा और हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नई शिक्षा नीति कब लाई गई। नई शिक्षा नीति के बारे में जब घोषणा की गई तो सबसे पहले 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए इसरो के जो प्रमुख थे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और एक समिति गठित कर दी गई। इसके साथ ही साथ मई 2019 में इस समिति ने एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 का एक प्रारूप तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति जो 2020 है कब आई, इसके पहली जो नई शिक्षा नीति थी वह जो है 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई। यहां पर अगर बात करते हैं 1968 में जो नई शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी कमीशन 1964 का सुझाव था, शिक्षा नीति आनी चाहिए, तब इसको लाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी शिक्षा नीति 1986 जो कि राजीव गांधी की सरकार में आई थी, इसमें शिक्षा का जो प्रारूप था या शिक्षा का जो मॉडल था वो 10+2+3 था, लेकिन वर्तमान में नई शिक्षा नीति में इसको बदल दिया गया और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसमें सुधार किया गया। उसमें पी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में 1992 में इसको मैं थोड़ा सा सुधार किया, लेकिन यह नई शिक्षा नीति नहीं थी। नई शिक्षा नीति 34 साल बाद 2020 में आई और यहां पर जो 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना थी उसको बदल दिया गया 5+3+3+4 में। इसमें यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। 5 का मतलब है कि यहां पर आपको प्री प्राइमरी से लेकर फर्स्ट और सेकंड तक की कक्षाओं को भी जोड़ दिया गया। प्री प्राइमरी में आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को सम्मिलित कर लिया गया और आपका फर्स्ट और सेकंड तक की क्लासों को सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद 3 का मतलब यहां पर है आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास तक की कक्षाएं। इसके बाद आपका 6, 7 और 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका 4 नंबर में ये जो 4 लिखा हुआ है ये 9 से लेके 12 तक को माध्यमिक स्तर में रखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है प्री प्राइमरी से लेके आपका 12 तक की कक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके पहले की जो शिक्षा संरचना थी वो जो है आपकी प्राइमरी से लेके 12 तक के लिए व्यवस्थित की गई थी, जो कि 10+2 को बदल के यहां पर 5+3+3+4 किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर है। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं वो किस स्तर तक मानी गई हैं नई शिक्षा नीति में। तो 9 से लेके 12वीं तक को माध्यमिक स्तर में रखा गया है। यहां पर प्री प्राइमरी से मतलब 3 वर्ष से लेके बच्चा 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है इसमें व्यवस्थित कर दिया गया है इस 5+3+3+4 में। इसके बाद हम बात करेंगे 9वीं कक्षा से ही विषयों के चयन की उसे छूट होगी कि इसे कौन कौन से विषय पढ़ना है, कौन कौन से विषय उसे नहीं पढ़ना है। ये वो जो है अपने स्वेच्छा से चयन कर सकेगा। उसके पास ऑप्शन होगा कि उसको कौन सा विषय अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर ये जानना जरूरी है, कुछ सिलेबस में अनिवार्य विषय भी होते हैं और कुछ वैकल्पिक विषय होते हैं। तो वैकल्पिक विषय में से उसे चुनने का उसको छूट होगी, वो कौन से विषयों को चयन कर सकता है वैकल्पिक रूप में। अनिवार्य तो रहेंगे ही, साथ ही साथ वैकल्पिक विषय भी उसके साथ रहने वाले हैं। इसके साथ साथ 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक जो वोकेशनल कोर्सेज हैं प्रारंभ कर दिया जाएगा। व्यावसायिक
कोर्सेज का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है कि बच्चों को स्किल्ड पर्सन बनाना। अगर जो बालक स्किल्ड होगा तो निश्चित तौर पे वो रोजगारोन्मुख होगा, साथ ही साथ वो जो है कुछ ना कुछ रोजगार स्थापित करके अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं एनईपी 2020 की नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली बात है कि एमफिल जो कोर्स था, एमफिल करने के बाद जो स्कॉलर होता था वो पीएचडी करता था, क्योंकि एमफिल करने के बाद उसको पीएचडी करने में सहूलियत मिल जाती थी और उसको प्रवेश जल्दी मिल जाता था। लेकिन यहां पर बोल दिया गया कि अगर बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए 4 साल तक का जो इसका स्नातक कोर्स है, जो कि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, उसमें अगर 1 साल और ऐड कर दिया जाए तो उसमें पीजी भी इंक्लूड हो जाएगा। 4 साल का अगर उसने स्नातक कोर्स कर लिया है तो वह सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकता है उसी विश्वविद्यालय में। ये बात अलग है कि उस विश्वविद्यालय में उसकी व्यवस्था कैसी है पीएचडी एडमिशन की। अगर वहां पर प्रवेश के आधार पर होता है तो प्रवेश की प्रक्रिया को उसे पूरा करना होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज इंक्लूड की गई है 4 साल का स्नातक कोर्स करने के बाद वह जो है पीएचडी कोर्स में सीधे एडमिशन ले सकता है, एमफिल की उसे आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एनईपी में शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। जीडीपी जो होता है वह जो है पूरे देश का एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षा के ऊपर कितना खर्च किया जाना है, रक्षा क्षेत्र में कितना खर्च किया जाना है एवं अन्य क्षेत्रों में कितना खर्च किया जाना है, ये सारी चीजें जीडीपी पर ही बेस्ड होती हैं। मतलब हमारे पास कितना टोटल मनी है, उस टोटल मनी से हम कितना एक व्यवस्थित क्षेत्र में खर्च करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमारी जो जीडीपी होगी, देश की जो जीडीपी होगी, उसका 6% हम जो है व्यय करेंगे शिक्षा पर, जो कि वर्तमान में 4.43 है। मतलब 4.43 तक हम खर्च करते हैं शिक्षा के ऊपर। तो इसका मतलब कि सबसे पहले बजट में शिक्षा को भी इंक्लूड किया गया, शिक्षा पर और भी ज्यादा व्यय किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और भी है कि नई शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। बच्चा जिस तरीके से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो स्वतंत्र होगा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर एक बात और इंक्लूड की गई है, जो बच्चा ग्रेजुएशन में अगर है उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है कि जैसे ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है और उसने सिर्फ 1 वर्ष करके 2 वर्ष उसने एडमिशन नहीं लिया द्वितीय वर्ष में और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसको वहां पर सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा। उसने अगर 2 वर्ष कंप्लीट कर ली तो उसे डिप्लोमा कोर्स दे दिया जाएगा या डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर उसने 3 वर्ष पूरे कर लिए तो उसे जो है वहां पर डिग्री दे दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता है, अगर 3 वर्ष का कोई बालक वर्तमान शिक्षा नीति रही है जो 1986 तक उसको फॉलो करते हम चले आ रहे हैं, अगर वहां पर नहीं करता था 1 साल के बाद अगर वो बैठ जाता तो उसका मतलब वो डिग्री उसकी बेकार हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, 1 साल उसने पढ़ा तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 2 साल पढ़ा तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 3 साल उसने पूरे कर लिए तो वहां पर उसको डिग्री मिलने वाली है। यहां पर यह व्यवस्था कर दी गई है इस शिक्षा नीति में। इसके बाद जो अन्य हमारी जो है शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं, उच्च संस्थाएं हैं, जैसे कि एनसीटी हो गया, एआईसीटीई हो गया, यूजीसी हो गया, इनको हटाकर एक नया कमीशन बनाया जाएगा जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना, प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी से लेके हायर तक। इसके लिए अलग अलग विभागों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, एक डिपार्टमेंट होगा और वो जो है या कह सकते हो एक कमीशन होगा जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखेगा। और यहाँ पर एक चीज और है, जो हमारी शिक्षा नीति है वो जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री या कह सकते हो कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री रहे हैं 2020 के समय, वो जो है रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में ये जो है लाई गई थी। एनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करते हैं तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% और माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के लिए 50% रखा गया है। इसका मतलब है कि कम से कम 50% कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन तक पहुंच रहे हैं, हायर एजुकेशन में प्रवेश ले रहे हैं, कम से कम 50% बच्चे ऐसे हों जो हायर एजुकेशन को पूरा करें, हायर एजुकेशन तक पहुंचे, उच्च शिक्षा तक पहुंचे। और स्कूली शिक्षा में जितने भी बच्चे देश में हैं सभी के सभी शिक्षा प्राप्त कर सके 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है।
और नई शिक्षा नीति को सबसे पहले प्रारंभ करने वाला या उसको लागू करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद अन्य सभी राज्यों ने भी इस पर कदम उठाए और इसको जो पाठ्यचर्या है वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाई और अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर लिखा गया हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए उपयोगी है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कम एक पॉइंट एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, बार बार देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।